बताइएगा, आप रात के अंधेरे में तरमीम क्यों ला रहे हैं और कंसेंसस बिल्ड क्यों नहीं कर पाए जैसा कि 18वीं तरमीम के वक्त किया गया था? बिस्मिल्लाह मैम, शुक्रिया अफसार साहब। पहले तो मैं समझूंगा कि हामिद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो गलत और हक़ाइक़ उन्होंने पेश किए हैं। मैं एक एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगा जो उन्होंने बात की। पहले उन्होंने बात की जी कि प्राइम मिनिस्टर को अपने प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए उन्होंने ख़त नहीं लिखा, इसलिए उनको निकाला गया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने आइन पे अमल किया, ख़त नहीं लिखा, क्योंकि हमारे मुल्क का आइन ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है और गवर्नर जो होते हैं इनको एक इम्यूनिटी हासिल होती है, इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। वो आइन और कानून कहता है, और उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, इसलिए उनके खिलाफ किसी किस्म की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती थी, जो कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की ज़ाती ख्वाहिश थी, ज़ाती एजेंडा था, जिस एजेंडा पर इफ्तिखार चौधरी चल रहा था। इसलिए उसने बज़िद किया प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप ये ख़त लिखें। उन्होंने कहा कि मैं आइन का ताबेदार हूँ, मैं इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों का ताबेदार नहीं हूँ। जो दूसरी बात आई कि जी रात के अंधेरे में कोई लॉ पास किया जा रहा है, रात के अंधेरे में बिल्कुल लॉ पास नहीं किया जा रहा। बाकायदा मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ मीटिंग में पीटीआई के लीडरों को भी बुलाया गया है। सारी पार्टी की जो कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ मीटिंग कर रही हैं, ड्राफ्ट पे बैठ रही हैं। अगर पीटीआई खुद बैठने के लिए तैयार नहीं, और कुछ कमेटीज़ में तो पीटीआई ने बाकायदा वहाँ पे शिरकत भी की, और शिरकत के बावजूद जो है उन्होंने अपने जो है वो उसको फिर बैक डोर पे वो उसको मुखालफत भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ओपन है, कोई अभी तक डेट नहीं आई है। जो तजावीज़ पीटीआई लेके आना चाहती है वो ज़रूर आए। हामिद खान साहब ने जिस तरह जुडिशरी की बात कर रहे थे कि जी जो जुडिशरी है वो कोई ज़्यादा सुप्रीम है, सुप्रीम सिर्फ आइन है। लेकिन एक बात हामिद खान साहब की वैलिड है ना, उनका 70 के इंतखाबात के बाद यहाँ कोई ऐसे इंतखाबात नहीं है जो गैर मुतनाज़ हैं। देखिए जी, वो इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और हमेशा गलत और गैर मुतनाज़े जो इलेक्शंस हुए हैं उसको इंडोर्स भी जो है वो साकिब निसार जैसे जजेस किए। उनका पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट की उतनी लेजिटिमेसी नहीं है कि इतनी बड़ी तरमीम कर सके जो अभी आ रही हैं। देखिए जी, बिल्कुल पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी है। 2018 का जो एक इलेक्शन हुआ था जिसमें हामिद खान साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हामिद खान साहब पहले हलफ लेकर बोले कि 2018 के इलेक्शन जो थे क्या वो फेयर थे, क्या जिस पार्टी को आज हामिद खान साहब जैसे एक अच्छे लॉयर जिसमें बैठे हुए, पहले तो उनको उस पार्टी में बैठना भी नहीं चाहिए कि जो पार्टी जो है एक बैकडोर से इक़्तिदार में आई, आरटीएस बैठा के इक़्तिदार में आई, लोगों के मेंबरान की ख़रीदो फरोख्त करके इक़्तिदार में आई, जहाज़ भर भर के मेंबरान की जो है वफादारियाँ तब्दील करके इक़्तिदार में आई, और वो जो इलेक्शन जो सबको पता है कि वो लेजिटिमाइज नहीं थे। उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, आप अभी गूगल कर लें, आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, उन्होंने कहा कि जी अब मजीद इलेक्शन पिटिशन ही दाखिल नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि जितनी इलेक्शन पिटिशन हो गई, इलेक्शन हो गया, अब आगे चलें, कोई इलेक्शन पिटिशन भी दाखिल नहीं होगी। इस हद तक डिक्टेटर का जो है वो दिमाग था साकिब निसार का। वो बोलेंगे जी कि जुडिशरी जो है वो आइन पे चलती है, कौन से मुल्क में कानून में जो है वो जुडिशरी वो डैम्स बनाती है, कौन से मुल्क में जो जुडिशरी जो है बैठकर कि वो इमरान खान जैसे लोगों को सादिक और अमीन जैसे लकब देती है, कौन से मुल्क की जो है जुडिशरी बैठकर जो है उनके बन्नी गाला के घरों को जो है रेगुलराइज कर रही होती है, कौन से मुल्क में जुडिशरी जो है वो वज़ीर आज़मों को सजाए मौत दे रही होती है, कौन से मुल्क की जुडिशरी जो है वो चंद एजेंडाज पर चलते हुए और ज़ाती एजेंडा पर चलते हुए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोमोट कर रही होती है। ये बातें जो आप जितनी कर रहे हैं जी सारी मैं समझता हूँ कि शायद ठीक हूँ। जो आप करने जा रहे हैं उससे ये नहीं होगा कि जुडिशरी एग्जेक्टिव के अंगूठे के नीचे आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी जी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सर्विसेज ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, सर्विसेज ट्रिब्यूनल का एक रोल है। ठीक, हमारे पास मैं सूबे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे पास किसी को आज पोस्टिंग से हटा दें तो वो हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट उसको स्टे दे देती है। और आप बोले कि बाय बुक चले, बाय बुक में कहाँ डैम्स बनाती है? ये कौन सी जुडिशरी है जो डैम्स बनाती है? मुझे पूरे दुनिया में कोई मिसाल दे दें कि जुडिशरी जो डैम्स बनाती है, जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और जो समझदार जमहूरी पार्टियों को एतराज है कि जुडिशरी अपना काम करे और पॉलिटिकल पार्टीज और आइन जो पार्लियामेंट है वो अपना काम करे। पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट ने करना है, आइन बनाना, आइन को में अमेंडमेंट करना ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। जुडिशरी का ये काम कतन नहीं है कि वो बैठ के गवर्नमेंट और गवर्न करना शुरू कर दें। इसी तरीके से इफ्तिखार चौधरी ने रिक्वेडिक का जो फैसला दिया था, मुल्क को कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, वो तो गवर्नमेंट ने उस वक्त बैठ कर एक हमारे दोस्त ममालिक से वो रिक्वेस्ट करके उसकी जान छुड़ाई, वरना वो तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में पेनल्टी लग चुकी थी। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इफ्तिखार चौधरी अपने घर से भरता। इस तरीके से साकिब निसार की हिस्ट्रियाँ जो हैं वो किसी से छुपी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने
मतलब एग्जीक्यूटिव के काम में उन्होंने जो है वो उसमें कूद पड़े जो उनके मैंडेट नहीं थे, अपने मैंडेट से अगेंस्ट जो है हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस सारे जजेस ने काम किया है, जो कि उनके आइन में वो रोल ही नहीं था, वो उन्होंने प्ले किया है, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया कि वो स्टेप इन करें पार्लियामेंट के काम में। एग्जीक्यूटिव का रोल भी तो बेहतर होना चाहिए ना। हुकूमत जो है, पार्लियामेंट्री हुकूमत जो है, उसका रोल भी तो हम देखते हैं कोई इतना काबिल रश्क नहीं है। अभी देखें, आपने जिक्र किया कि उसने साकिब निसार ने पटिशन सुनना बंद कर दी थी। इसी तरह के इल्ज़ामात और शिकायत अब पीटीआई को हैं। आज कराची में मुजाहरा हो रहा था, आपके वहाँ पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया, 25-26 लोग थे, करते मुजाहरा तो क्या फ़र्क पड़ता। तो ये आपकी तरफ जो हाई हैंडेडनेस है उसका मैं बता दूँ, जो कराची, और ये जी कराची के मुजाहरे को डिस्कस करें उसको मैं बिल्कुल आपको उसकी जस्टिफिकेशन दूंगा। कराची में जो मुजाहरा किस लिए हो रहा है, ठीक है, और उस पर फिर एक और जो उसके एक और जिस वजह से हो रहा है, उधर से भी कुछ मजहबी जमातों ने भी जो है कोई कॉल दी हुई थी। हम नहीं चाहते कोई क्लैश सड़कों पे हो, और खुदा ना खास्ता ये एक बहुत सीरियस और सेंसिटिव मैटर था जिस पे हम नहीं चाहते थे कि खुदा ना खास्ता सड़कों पे कोई खून खराबा हो या कोई इस तरह की चीज़ हो। वो बहुत एक सेंसिटिव इशू है। लेकिन जहाँ तक आप एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर कोई हुकूमत काम नहीं कर रही तो उसके लिए उसको अकाउंटेबल करने के लिए पब्लिक भी है, पार्लियामेंट भी, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसी भी सूरत में अदालत का ये काम नहीं बनता कि अदालत जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम करे या गवर्नमेंटों को बैठ के डायरेक्शंस दे कि आप इस तरह काम करो, आप इस तरह काम, वो उनका काम ही नहीं है। ये बात ठीक है। अच्छा, आईनी तरमीम पे आप नंबर्स पूरे कर लेंगे। पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, बिलावल भुट्टो खास तौर पे, और ये बड़ा हैरान कुन है कि एक निस्बतन यंग हैं सबसे वो, और वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं बजाय सीनियर सियासतदानों के। तो नंबर्स पूरे कर लेंगे आप? चैलेंज है इसमें दो चीज़ें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये एक मुआहदा किया था कि जिसमें ये कहा था कि हम आईनी तरमीम ले आएंगे और हम उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएंगे ताकि लोगों ताकि हर आदमी अपना काम कर सके। जहाँ तक अभी 2024 का जो मैनिफेस्टो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वाहिद मुल्की पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएंगे। हम अपने मैनिफेस्टो पे चल रहे हैं, और उस वक्त हमें 2024 का जब मैनिफेस्टो पीपल्स पार्टी ने बनाया था तब हमें पता नहीं था कि मुल्क में कोई ये हालात आने वाले हैं, और हमने कोई एडवांस में कोई उसको स्मेल करके हमने इस चीज़ को किया था। तो हम लोग ये हमारा एक पार्टी के एजेंडा में इसको था। जहाँ तक बात नंबर्स की है, आज भी मैं आपको बताऊँ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से डायलॉग हो, और वो डायलॉग के ज़रिए ये कंसेंसस के साथ ही अमेंडमेंट पास हो। नंबर्स अभी भी मैं आपको बताऊं, नंबर्स पूरे हैं मौलाना के बगैर। बस मैं ज़्यादा नहीं तफसील बोला मैंने, नहीं मतलब इस पे कॉन्स्टिट्यूशन राज नहीं, मैं मकसद था कि काफ़ी लोग जो हैं वो वॉलंटियर जेयूआई के बगैर नंबर्स पूरे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस मैं ज़्यादा नहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा आपको, लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कहूँगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। लेकिन शर्जील साहब फरमा रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं। मैंने पूछा मौलाना के बगैर भी, उन्होंने कहा मैं इस पर नहीं बोलूँगा। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है वो इसका हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी इसका हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो भी इसका हिस्सा बने, अपनी अमेंडमेंट्स लाएं, भागे नहीं उस प्रोसेस में लाएं। आप वहाँ पे हो सकता है असेंबली के फ्लोर पे कोई इतनी अच्छी अमेंडमेंट बता दें जो कि सब उसको कबूल। एक तो मैं समझता हूँ कि अगेन एक इल्ज़ाम तराशी की बात, नंबर कैसे पूरे होंगे? देखिए लोग वॉलंटियर वोट देते हैं ना, इसमें आप किसी को मना तो नहीं कर सकते। वॉलंटियर वही है ना, एक आइन की कोई नाम रजाकार क्यों बनते हैं? नहीं जी, वो जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे रजाकार बन रहे हैं। किसी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आप रजाकार बन रहे हैं, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो फिर तो समझ में आता है कोई हो। लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो हर आदमी अपना एक इज़हार आज़ादी, इसको वोट देने का इख्तियार है। अगर अच्छी हो रही है तो एमक्यूएम जो आपके सूबे की जमात है वो तो आपके साथ अभी आ नहीं रही। उन्होंने कहा जी कि हमारे पहले यहाँ पे कोटा सिस्टम तब्दील किया जाए और बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाया जाए। कुछ डिमांड्स जो हमेशा हर मौके पर रहती हैं, एमक्यूएम उन डिमांड्स को रिपीट करे। लेकिन एमक्यूएम ने इस वक्त आईनी तरमीम पे कोई एतराज़ नहीं उठाया कि जी ये तरमीम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कह रहे सपोर्ट हम तब करेंगे इंशाअल्लाह एमक्यूएम भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये एक वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ उनके अगर पॉलिटिकल उनके एजेंडा में या उनके अपने मैनिफेस्टो में कुछ डिमांड्स हैं तो वो एमक्यूएम का इख्तियार है कि वो हर बार उस डिमांड्स को रेज करें। हर बार पूरी कर ही देना, कभी वो हर बार रेज करते हैं और रेज करके वोट दे देते हैं, वो डिमांड वहीं पड़ी रह जाती है। जिस डिमांड को हम समझते हैं जायज़ वो हम पूरी करते हैं, जिस डिमांड को समझते हैं कि उनके पॉलिटिकल एजेंडा हो। कोटा सिस्टम को खत्म करना जायज़ नहीं है। देखिए जी, वो एक सेपरेट डिबेट है। कोटा सिस्टम क्यों राइज हुआ है, कोटा सिस्टम की क्या वजूहत हैं, और उसके लिए उन एरियाज़ की एक अलग बहस है कि जी जो हमारे वो इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे वो एग्जैक्टली वो उनको 50 साल हो गए अब तो वो सहूलियात नहीं मिल सकती डेफिनेटली। जो कि 15 साल से आपकी हुकूमत है, आपको देनी चाहिए थी।
अब तो वो दे रहे हैं, 20 साल हो जाएंगे। वो दे रहे हैं। वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, अब आ रही हैं। अब माशाल्लाह इन 15 साल में गर्ल्स कैडेट कॉलेजेस भी बन गए खवातीन के लिए। तो पाकिस्तान में पहली मरतबा खत्म हो सकता है, इन फ्यूचर खत्म हो सकता है। नहीं इन फ्यूचर से जब हम 100% उस स्टैंडर्ड पे ले आए, अगर आज 100% स्टैंडर्ड क्या है? 100% स्टैंडर्ड ये है कि जी अगर शहरी इलाकों में सहूलियात डेफिनेटली ज़्यादा होती हैं, अर्बन एरियाज में जो है वो यूनिवर्सिटी आप बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स आप बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो फिर बराबरी तो हो गई ना। जब और मजीद बेहतर हो जाएंगे तो हम उसको भी जब वक्त पे जब उसको बैलेंस करके ले आएंगे। अब साथ साथ हम ले आएंगे जब हम देखेंगे जितनी यही तो एमक्यूएम का एतराज है नहीं, एमक्यूएम का एतराज गलत कि है। आप इसको स्ट्रेच किए जा रहे हैं। नहीं, स्ट्रेच नहीं करिए, एमक्यूएम का एतराज बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा और लोग जो शहरों में भी रहते हैं वो भी डोमिसाइल बनवाते हैं गांव का, नहीं, और वो जॉब ले लेते हैं। नहीं, ये भी गलत है। जो शहरों में रहते हैं वो अपना डोमिसाइल इसलिए नहीं चेंज करता, और उनको उनके अपना हिस्सा है जो उनका वो हिस्सा उनको मिलता है। जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि देखिए रूरल एरिया की डेफिनेशन क्या है? रूरल एरिया किसी तहसील का नाम नहीं है, स्केटर्ड है। अब अगर मैं थरपारकर की बात करूं, थरपारकर एक बहुत उनका सबसे बड़ा जिला है। रखी थी की मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन फिर देखें ना, आप 20वां साल भी, ये चौथा आपका टेन्योर है बगैर ब्रेक के। बिलावल भुट्टो इसको लीड कर रहे हैं, इस आईनी तरमीम के सारे प्रोसेस को कामयाब हो गए, तो आप समझते हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कैंडिडेट होंगे इसी असम्बली से या अगली से? देखिए जी, मैं इस असेंबली की बात तो नहीं कर सकता, और बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी लीडरशिप है, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवान, एंड क्यों हमारी पॉपुलेशन नौजवानों की है, नौजवानों को मसाइल को सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लेगेसी जो है, जिसने शहादतें दी हैं और आइन के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ओपन बात कर रहा हूँ, जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन के लिए अपनी कुर्बानी दी हो। और पाकिस्तान में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसने सबसे ज़्यादा आइन को बालादस्ती करने के लिए और आइन को बनाने में अपना रोल प्ले किया हो। चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 73 का आइन हो, चाहे जो है मोहतरम आसिफ जरदारी साहब की 18th अमेंडमेंट हो, जिसमें उसने सूबाई खुद मुख्तारी दी लोगों को, जिसमें उन्होंने लोगों को KPK का मसला हल किया, जो कि सरहद सूबे में से हमेशा उनके मसले चल रहे होते थे, उनको अपनी शनाख्त दी। चाहे उन्होंने मुख्तलिफ हर एक इशू पे आइन को उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया। अपने 58(2)B के जो उनके इख्तियारात थे, अपने इख्तियारात अगर किसी ने पार्लियामेंट को इस मुल्क में दिए हैं तो वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए। इससे पहले आप देखें कि अब जुडिशरी में बैठ के भी कोई चीफ जस्टिस बोलता है जी मैं मुल्क चलाऊं, लेकिन जिसके पास पावर है मुल्क में चलाने का, उसने अपने पावर पार्लियामेंट को दिए। तो ये आईनी इस्लाहात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं, या जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, अच्छी बात है, वो किसी और पार्टी ने नहीं दी। आपने अच्छी बात ये की है कि 3 जनरेशन्स का आपने हिसाब दिया है आइन के हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया, आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम को लीड किया, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी 26वीं तरमीम को लीड कर रहे हैं। देखते हैं कि कब हो पाती है। और एक बात इसमें जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी नहीं है और 1970 के बाद तमाम इलेक्शंस मुतनाज़ रहे हैं, तो इस दौरान इस आइन में जो 25 तरामीम हो चुकी हैं वो तो मुतनाज़ नहीं है।